दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि अनुप्रिया और आदित्य एक अच्छे दोस्त हैं। वो सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनके बीच एक दोस्ती से बढ़कर भी रिश्ता बन चुका है। लेकिन समाज की कुछ रुकावटें होती हैं जो वो उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकते। और अनुप्रिया एक कमज़ोर लड़की है, आदित्य उसको हिम्मत दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। अब उसके जन्मदिन पे उन्होंने उस आने का वादा किया है। देखते हैं आगे वो उनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का तीसरा भाग शुरू करते हैं। प्रेम के सुखद स्पंदन और भावों के पदार्पण को दिल की दीवारों के भीतर जाने से रोक पाना असंभव है, मगर नियति भी नकाब ओढ़ लेने के समर्थन में है। अनुप्रिया ने बेड की ड्रॉर से दवाई को निकाला और एक साथ मुट्ठी भर के दवाइयों को खा लिया। भले ही दवाइयाँ ज़्यादा हों, जो आम आदमी के लिए खाना कठिन है, मगर अनु के लिए ये तो रोज की बात है। उसने रमा को आवाज लगाई। रमा लगता है सो गई है। अनुप्रिया ने घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज चुके हैं। बाप रे, उसने मेरा खाने के लिए इंतजार किया होगा और बिना खाए सो गई होगी। जाकर देखती हूँ। अनु उठी है, अगले पल लड़खड़ाई है और कमजोरी की वजह से उसको चक्कर आ गया है। उसने खुद को संभाल लिया है। सुबह आंख देर से खुली। उठते ही तकिए के पास पड़ा, मोबाइल चेक किया। आदित्य का गुड मॉर्निंग का मैसेज पड़ा है। जवाब में उसने गुड मॉर्निंग के साथ साथ एक स्माइली का इमोजी भी भेज दिया है। वाह, पलक झपकते ही फूल का इमोजी आ गया। कमाल है सर, आप ऑनलाइन तो थे नहीं, फिर ये जादू कैसे? आपकी सर्विस का भी जवाब नहीं। मैं मुस्कुरा उठी। सुबह सुबह उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया, बावजूद इसके कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। पिछले 2 बरस से लगातार डायलिसिस हो रहा है। पहले तो सप्ताह में 1 बार होता था, अब हालात ये है कि दिन में 2-2 बार होने लगा है। क्रिएटिनिन लेवल 13-14 के आसपास ही रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि डायलिसिस के बाद कुछ समय के लिए 9 या 10 हो जाता है, लेकिन फिर वही। डायलिसिस का पूरा इंतज़ाम घर में ही है। रमा एक अच्छी इंसान के साथ साथ उसकी एक अच्छी नर्स भी है। बड़ी कुशलता से वह सभी काम किया करती है, इसलिए रमा से उसका विशेष लगाव है। वह उसकी नौकरानी भी है, सहेली भी है और नर्स भी। रमा ने भी कभी सेवा टहल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वह अनुप्रिया के सभी काम पूरी लगन और निष्ठा से करती है। बदले में इतना प्यार और विश्वास उसे अपने घर से भी कभी नहीं मिला जितना अनुप्रिया उससे करती है। यही कारण है कि वे कभी कभी अनुप्रिया से नाराज भी हो जाती है और एक माँ की तरह जबरदस्ती करके अनु को खाना और दवाइयाँ खिलाती है। ना नुकुर करके अनु को उसकी बात माननी ही पड़ती है। डॉक्टर के अनुसार स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। दवा या डायलिसिस का असर ना के बराबर हो रहा है। ऐसे में कभी भी कुछ हो सकता है। हालत बद से बदतर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका अकेलापन। पति की उपेक्षा और उसका बे औलाद होना उसकी बीमारी में कोड़ में खाज की तरह है। सुना तो ये भी गया है कि उसके पति ने पंजाब में दूसरा घर बसा लिया है और इसलिए वे महीने में 1 या 2 बार यहाँ आते हैं। पर ये बात पूछने की हिम्मत रमा को कभी नहीं हुई और ना ही अनुप्रिया ने इसका कोई जिक्र किया। अनुप्रिया के अंदर अपने अधिकारों को ना पाने का आक्रोश अक्सर बिलखता और फिर सहम कर शांत हो जाता। रमा कभी नहीं जान पाई कि अनुप्रिया भीतर से कितनी कमज़ोर है। उसने हमेशा अनुप्रिया को फौलाद की तरह मजबूत ही देखा। जिंदा दिली से जीना उसने उसी से सीखा है। पर बगैर खाद पानी के पौधा कब तक हरा रहेगा, इसी बात की चिंता रमा को अक्सर सताती। साथ ही वह ये भी कि अगर अनुप्रिया दीदी को कुछ हो गया तो वे कैसे और कहाँ रहेगी। अनुप्रिया की बीमारी की खबर आदित्य को नहीं है। उसने कभी नहीं चाहा कि ये बात उसकी दोस्ती के बीच में आए। आज काफ़ी दिनों बाद आदित्य का फ़ोन आया है। वह चाह कर भी लंबी बातचीत नहीं कर पाई। फूलती हुई सांसों पर नियंत्रण टूट ना जाए, इस डर के चलते बातचीत का सिलसिला कम हो चला है। मगर नदी में ठहराव का संघर्ष वह खुद ही कर रही है और ये भी कि कहीं ये कालजयी अपराध तो नहीं बन जाएगा। अस्तित्व और स्वाभिमान की टीस ने जब भी पंख फड़फड़ाए वह उन्हें अपने संयम से कतरती गई, मगर आदित्य ने जब भी जीवनदायिनी वायु का वेग दिया वही पंख
उड़ान भरने के लिए मचलने लगे। उसका भाव विहुल सानिध्य कहीं उसे कमजोर तो नहीं कर रहा है? उनके मूक प्रणय निवेदन ने आकार तो नहीं ले लिया है? प्रश्नों के कोहरे ने उसे विश्लेषणात्मक बना दिया है। समय आस की गलियों से होकर रफ्तार पकड़ता रहा। आज 15 अक्टूबर है, अनु का जन्मदिन। आदित्य अपने वायदे के अनुसार बुलंदशहर आ चुके हैं। एक बड़ा सा बुके और मुस्कुराता हुआ चेहरा। वे ऑटो से सीधे उसके घर की तरफ पहुंचे हैं, खुद से बात करते हुए। अनु, तुम मेरी प्यारी दोस्त हो, मैं आ रहा हूँ। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। इन वर्षों में मैं तुम्हें गहराई से जान चुका हूँ। तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। निश्चित ही तुम्हारी कहानी भी बहुत अच्छी बनी होगी। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी कहानी की नायिका कितनी बहादुर है। हम कहानी पर खूब चर्चा करेंगे। आज पूरा दिन हम साथ रहेंगे, अगर तुम चाहोगी तो। मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार है, पति है, पता नहीं कितना वक्त दे पाओगी मुझे। खैर, जितना भी है मुझे खुशी होगी। पूरे 4 बरस के बाद हम मिल रहे हैं। तुम मुझे पहचान तो लोगी ना? वैसे मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ। हा 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 हा। उन्होंने एक ठाका लगाया, जैसे उनकी आदत है। और तुम भी बिल्कुल नहीं बदली होगी। वैसे भी ये वक्त इतना लंबा भी नहीं है कि कोई खास बदलाव आए। ऑटो के ब्रेक के साथ ही आदित्य की तंद्रा टूटी है। दोस्तों, कहानी का अगला भाग लेकर मैं कल फिर आपके सामने आऊँगी। कल कहानी का अंतिम भाग सुनेंगे आप, और सुनेंगे आगे कुछ रहस्य, वो कल ही हम साझा करेंगे आपसे। तब तक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया के ज़रिए मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए और बताते रहिए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। ज़रूर आपको ये इमोशनल और भावुक कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए, कल हम जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। अनु और आदित्य पहली बार मिलते हैं, कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं और आगे क्या होगा। तब तक दोस्तों, अगर आपको मेरा कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम लोग कल फिर एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।